मच शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू शीमा साहब। तारड़ साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और वो ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है और एक स्पेशल ऑर्डिनेंस आया है, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट को बाईपास करके एक ऑर्डिनेंस आया है कि पाकिस्तान अपने स्टेट एसेट्स जो हैं, जो हमारी हुकूमत की कंपनियां थी, जिसमें हमारे लोग मुलाजम थे, वो स्टेट एसेट्स जो है वो यूएई को बेच रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये तो फिर हम बहुत करीब है डिफॉल्ट के? और एक तो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी भी है, जुडिशरी अपना निजाम लगा के बैठी हुई है, सियासतदान अपनी लड़ाइयां कर रहे हैं, और इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं इमरान खान साहब कुछ भी नहीं छोड़ के गए, अब तो सरकारी असासे बेच के मुल्क चलाना पड़ेगा। इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? शीमा साहब, ये एक मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं टोटली डिसएग्री विद ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस पास कर इन्होंने छह कवानीन, 6 एक्ट जो है उनको बाईपास किया है। और इस यही ऑर्डिनेंस ही हमें यहां तक लेकर आए हैं। यहां मैं मेंशन करना चाहूंगा, आरफ अलवी साहब भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। अब मैं इसमें दूसरी जो सबसे बड़ा जो मैंने इसको तफसील के साथ पढ़ा, मैं अभी बल्कि वो 6 एक्ट जो है वो भी आपको बताता हूं जिनको बाईपास किया गया है। लेकिन जो ही जब मैंने इसकी खबर को पढ़ा है और साथ यूएई को पढ़ा है, तो 2 चीजें सामने नजर में आ गई। इसी यूएई की बीमारी की वजह से हमें अकामे मिले थे। इसी यूएई के एरिया के अंदर ही कतर से लेटर भी आए थे, और इसी एरिया से ही हमारे वहां से गैस के मुआहदे भी हुए थे। तो पहले ही खलीजी रियासतों के साथ हमारे जो है रिलेशनशिप डूबियस है। एक तो ये, दूसरा, इस कैबिनेट ने इतनी जल्दी के अंदर गवर्नमेंट कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट जो है वो पास किया है, ऑर्डिनेंस। जिन चीजों को इन्होंने बाईपास किया है, रेगुलेटरी चेक्स को बाईपास किया है, 6 किस्म के, कंपनीज एक्ट ऑफ 2017, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000, और उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017 उसको बाईपास किया। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एक्ट 1997 उसको बाईपास किया। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 उसको बाईपास किया। और इसके अंदर जो इन्होंने पावर्स ली हैं वो जमीन बेचने के लिए फॉरेन एंटिटी और फॉरेन कंट्रीज को, एलएनजी के प्लांट और उनकी मशीनरियां बेचने के लिए, और सारे ये पावर प्लांट और ये यूएई को देने के लिए इन्होंने किया है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आईएमएफ ने कहा है कि आप $4 बिलियन इकट्ठा करें, और आज की इस जो खबर में था कि ये 2 से 2.5 बिलियन डॉलर इकट्ठा करेंगे ये सारा कुछ बेचकर। आईएमएफ ने कहा है कि अगर आप $4 बिलियन अपने दोस्त ममालिक से लाएंगे तो हम 1.7 बिलियन आपको देंगे। रुपया 8.3% अपनी डिवैल्यू हो चुका है। इमरान खान साहब ने इस खबर के बाद, इस ऑर्डिनेंस के बाद अपने ट्वीट में यह कहा है कि ये चोर 30 साल से लूट रहे हैं, इन चोरों को इजाजत नहीं देनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने उसमें रिएक्शन में कहा है कि इमरान खान अपनी याददाश्त खो चुका है और इसको यह नहीं याद कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी एक्ट रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा करप्शन इसके दौर में हुई थी। मेरी नजर में अब मैं 5 सवाल हैं जो मैं उनको पूछना चाहता हूं अपनी रूलिंग एलीट से, क्योंकि अवाम हमारी को तो उन्होंने बेवकूफ बना दिया। बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही हमने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहां जाना है, हमने प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में जाके नहाना है या हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्विमिंग पूल में जाके नहा के तस्वीरें सीएनएन पे लगवानी है। अब बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे 5 सवाल हैं रूलिंग एलीट से। क्या ये इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 है? क्या ये 18वीं तरमीम को खत्म करने के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में सदारती निजाम लाने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा है? और मेरा चौथा आखिरी सवाल ये है, 5वां, कि क्या आपने तैयारी कर ली है कि आपने किस तरह अगला साल गुजारना है जब आपको बाहर से पैसे नहीं मिलेंगे? और यहां पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अमेरिका में बैठा हूं। यहां पे एक बड़ा लुक्रेटिव होटल है, रोजवेल्ट होटल। इस वक्त जितनी भी रूलिंग एलीट है, चाहे नवाज लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे पीटीआई की हो, उस पे डाका, उस पे कदजन मारने की हर पार्टी ने ट्राई की। उसके बाद दूसरा एसेट है जो लाइन में आगे लगेगा, वो पाकिस्तान स्टील मिल होगा। और आज मैं जिसको कंक्लूड करना चाहता हूं अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में, कि जो कुछ भी ये हो रहा है आज पाकिस्तान में,
मुझे आज आज एक बात बिल्कुल जो मैं एक फिक्रा इरफान कादर जो वकील हैं उन्होंने बिल्कुल आज सारा कुछ उन्होंने कहा, या तो फिर अपने फैसले को जज साहबान अपने पिछले फैसले को या तो उससे नकारी हो तो ये आज फैसला दें। आज शॉर्ट टर्म में जो दो सोल्यूशन नजर आ रहे हैं, एक तो फुल बेंच इसकी हियरिंग होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इस वक्त जो आपके अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दे दी है कि सॉफ्ट इंटरवीन जो है वो होगा, उस पर अबूरी हुकूमत बनेगी और अक्टूबर में इलेक्शन होगा। ये चीजें बिल्कुल इस वक्त, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दो चीजें, एक तो ये ऑर्डिनेंस या अगर आपने एसेट्स बेचने हैं तो इसका भी एक बोर्ड बैठना चाहिए जिसमें हर स्टेक होल्डर जो पाकिस्तान का है, इंक्लूडिंग आईएसआई, इंक्लूडिंग आर्मी, इंक्लूडिंग हर पार्टी के लोग बैठे जो डिसाइड करें कि एसेट्स को किस तरह बेचना है, उसका तरीकाकार क्या होगा। इन्होंने आपने फरमाया है कि इस पार्टी ने, ये जो हमारे इस वक्त गवर्नमेंट है, इन्होंने अपनी असेंबली को बाईपास किया। असेंबली चीमा साहब कौन सी है जहां पे अपोजिशन लीडर राजा रियाज, वो असेंबली है? वो तो एक बकरा मंडी। ये पंजाब असेंबली को आप असेंबली कह रहे हैं जो कल ड्रामा वहां पे हुआ। इन असेंबलियों के अंदर से कुछ जो कानून पास होंगे, आपका क्या ख्याल है, दुनिया उसको क्या समझेगी? इस वक्त आप दुनिया आपके बारे में सोच कह रही है। आज मुझे शॉक हुआ एक आर्टिकल पढ़ के कि आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है। जब आईएमएफ के सामने आप आए हैं, आईएमएफ आपको जलीलो ख्वार कर रहा है, मिन्नतें तरले हो रहे हैं। अमेरिका के साथ एक और कंडीशन भी है, भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करो। और उसके लिए आप कहते हैं घुटनों के बल होके ताशकंद में अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो साहब डॉक्टर जयशंकर से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। समरकंद में सितंबर में दूसरी मीटिंग अपनी जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। और अमेरिका आपको कह रहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करो भारत की टर्म्स पर, अमेरिका और भारत की टर्म्स पर, पाकिस्तान की टर्म्स पर नहीं। वन साइडेड टॉक शुरू करो, वन साइडेड चीजें ठीक करो। और आप करेंगे क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि लूटमार खराबी इतनी हो चुकी है। आप बिल्कुल, मैंने आपको कहा है कि अगर जिस रवश पे आप चल रहे हैं, कुछ दिनों की मार है कि लोग प्रेसिडेंसी के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, और कुछ दिनों की रवश है कि वो कौमी असेंबली के स्विमिंग पूल में नहा रहे होंगे, जिस तरह कोलंबो में हुआ था। और आपकी एक पार्टी और एक आपका मजहबी पेशवा चाहता है कि श्रीलंका बने। ये अफसोस की बात है। ये दिस वाज माय ओपनिंग स्टेटमेंट, दिस वाज माय एनालिसिस रिगार्डिंग दिस। ये सारी चीजें मैंने इसको सोल्यूशन बताने की कोशिश की है। पाकिस्तान को एक अबूरी हुकूमत की जरूरत है एएसएपी बेसिस पे, जो टेक्नोक्रेट पे जो आए, जिनके लोग बाग किरदार हों, जिन लोगों के रैकेट सामने मौजूद हों और उनकी एक्सपर्टीज हों। इस तरह ना हो कि मैट्रिक फेल आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बना दें आप। तो आपको ये अशद जरूरत है जो लोग पढ़े लिखे हो, काबिल हो और पाकिस्तानी हो, डुअल नेशनल ना हो। ये चाहिए आपको इस वक्त। आप अगर जितनी जल्दी ये करेंगे पाकिस्तान बचा लेंगे, वरना आपके एसेट भी फार सेल हैं, पाकिस्तान भी फार सेल है। आपकी फॉरेन पॉलिसी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। आपको वैसे सबसे बड़ा मशवरा मैं दूंगा अपने फॉरेन ऑफिस को कि चंद मुल्कों के अंदर अपनी एम्बेसियां रख के दूसरी बंद कर दें, क्योंकि आपकी एम्बेसियां शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने से भी कासर है। उनको तो पता ही नहीं फॉरेन पॉलिसी क्या चीज होती है। और फॉरेन पॉलिसी है क्या पाकिस्तान की? फॉरेन पॉलिसी की चीजें तब होती हैं जब आप उनके साथ आप रिलेशनशिप रखने के काबिल हो, कोई ट्रेड करने के काबिल हो। ना आप किसी के साथ रिलेशनशिप रखने के काबिल हैं, ट्रेड करने के लिए आपके पास स्वाय करप्शन के, फ्रॉड के और डबल गेमों के अलावा तीसरी चीज ही कोई नहीं। आप क्या आप सोचे जरा, पिछले 30 साल में आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? सोचना चाहिए, लिस्ट में बैठ के बनाओ। तो ये ट्रेड मिनिस्टर इतना खर्चा बंद करो जो डॉलरों में कर रहे हो, क्या फायदा है इसका? या परफॉर्मेंस बताओ, कोई टास्क बताओ इन एम्बेसियों वालों को, ये क्या कर रहे हैं, इनकी डिप्लोमेसी क्या? आपकी जब फॉरेन पॉलिसी को नहीं तो डिप्लोमेसी की किस चीज की जरूरत है आपको? लेकिन ये कि अब आपको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये फॉरेन के जो लौंडे लपाड़े हैं, इनसे मिन्नतें करो, इनको कहो यार अपने घरों में जाओ, शिकागो, लंदन वंदन, अपने घरों में जहां बच्चे तुम्हारे बैठे वहां जाओ यार, छोड़ दो इसको, हमें अपने हालत पे छोड़ दो। बिल्कुल ठीक है। सर साहब, ये जो डेवलपमेंट है कि यूएई ने कहा है कि हम आपको कैश नहीं देंगे, और यूएई ने कहा है कि हम आपको कैश नहीं देंगे क्योंकि आप कैश वापस नहीं करते।
और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि हम कंपनीज खोलेंगे ताकि वो उसमें आपके मुल्क में पैसा जाए और इन्वेस्टमेंट जाए। तो तार साहब आज मैं देख रहा था कि मुझे क्योंकि गुजरांवाला में बहुत सारे जो लाहौर में या फैसलाबाद में बहुत सारे दोस्त हैं बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने कहा है कि $1 लाख तक जो कोई आ रहा होता है, जिसे कहते हैं कंसाइनमेंट आ रही होती है, तो उसको जो है वो क्लियर नहीं कर रहे। $1 लाख तक क्लियर कर रहे हैं, उससे ज्यादा की क्लियर नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है 2 करोड़ रुपया इस वक्त। तो तारड़ साहब, ये जो चीज है कि कोई आपको पैसा नहीं देगा, वो कह रहे हैं हम यूएई कहते हैं हम अपनी कंपनीज खोलेंगे और वो जो कंपनीज हैं उसमें हम पैसे डालेंगे और जब मर्जी निकाल लेंगे। तो तारड़ साहब, ये तो फिर आप क्या समझते हैं, क्या एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हट जाना चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए, जुडिशरी को पीछे हट जाना चाहिए ताकि जो इस वक्त जो टाइम है गुजर जाए? मतलब इस वक्त तो लॉ एंड ऑर्डर तो जो है ही है, क्योंकि टीटीपी के सामने भी हम सरेंडर कर बैठे हैं तारड़ साहब। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके आगे भी सरेंडर कर बैठे हैं। उधर बलूचिस्तान में मिलिटेंट्स ने कहा है कि जो कनेडियन ने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर भी हम हमले करेंगे। सो क्या मुस्तकबिल किस तरह का ड्रॉ करना है हमें, ये जरा अदारों के हवाले से बात करें, क्योंकि कल 11 करोड़ आबादी का, यानी कि आज 11 करोड़ आबादी का जो सूबा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रस्टी वजीर आला लगाया हुआ है। यानी कि वजीर आला के पास पावर ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पावर। तो हमारे अदारों ने भी तो निजाम बड़ा ज्यादा खराब किया है। सियासतदानों की गलतियां तो बिल्कुल हैं, इसको भी कैसे देखेंगे? और ये जो यूएई ने कहा है कि हम कंपनी खोलेंगे, आपको डायरेक्ट कैश नहीं देंगे। देखिए, यूएई को पता है कि आपकी सिर्फ आप अकामे के ऊपर ही सारा कुछ दे देते, पैसे देने की क्या जरूरत है? ये तो 100-150 अकामा, 100-150 वीजा दें, उस पर ही सारा कुछ कर देंगे यार। मसला ये नहीं है इस वक्त चीमा साहब, आपको जो कुछ भी है सिस्टम को न्यूट्रलाइज करके अबूरी हुकूमत की जरूरत है इस वक्त। इफ यू वांटेड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, सारी पार्टियों से टेक्नोक्रेट लेकर एक गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो रेस्ट अभी आपको, क्योंकि यू आर इन सर्वाइवल मोड। ये जो सारी बातें हैं इलेक्शन की, ये सारी 4-4, 6-6 महीने लगते हैं इन चीजों में। पाकिस्तान कैन नॉट ड्रैग हरसेल्फ फॉर दैट लॉन्ग। आपकी ब्लीडिंग रुकनी चाहिए कल से, इस मंडे ट्यूसडे से। मैं ये बल्कि रूलिंग एलीट से आखिरी क्वेश्चन मैंने लिखा था वो मैं भूल गया हूं कि रूलिंग एलीट से मेरा ये क्वेश्चन है, क्या इमरान खान सोल्यूशन है पाकिस्तान का? क्या अकेला इमरान खान पाकिस्तान बचा सकता है? क्या इमरान खान के पास कौन सा जादू है, जिसके साथ काला जादू है, जिसके जरिए आते ही फूक मारेगा और डॉलर 168 पे आ जाएगा? क्योंकि इसने कहा था कि मैं तो डॉलर 68 पे छोड़ के गया था। कौन सी इसके पास ऐसी ताकत है जो इस वक्त आधा मुल्क ये जो बयानिया उसका मान रहा है कि ये हमारा मजहबी पेशरवा पाकिस्तान को बचा लेगा? किस तरह बचाएगा? ये किस तरह $4 बिलियन ले आएगा फौरन आते ही और साथ ही आईएमएफ वाले पैसे दे देंगे? क्या किसके पास कौन सा फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं। मेरे ख्याल में फार्मूला ये है कि आप फौरन एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएं, टेक्नोक्रेट्स की। पेट्रोल को अभी कंट्रोल कर लें, गैसोलीन को जो आ रहा है इतना महंगा पाकिस्तान में, उसको अभी उसका कोई ना कोई कोटा सिस्टम शुरू कर दें। रिलीफ गरीब आदमी को दें, अमीर आदमी जिसकी V8 है उसको रिलीफ ना दें। जिस बंदे की इस वक्त 2 वक्त खाना एक लग्जरी बन चुका है, उसका ख्याल करें आप, और इंपोर्ट रोकने की कोशिश करें। ये आपको लग्जरी गुड्स नहीं चाहिए आपको। ये चीजें अभी आप कोई असली इकोनॉमिस्ट लेकर आए। ये जो आईएमएफ के मुलाजमीन आप रख लेते हैं, वही घिसे पटे बूढ़े बाबे रख लेते हैं जिनका नॉलेज भी कोई 50-50 साल पुराना है, जिनको पता, और वो सारे पाकिस्तानी है ही नहीं है, वो तो छुट्टियों पे जाते हैं पाकिस्तान। सारे आईएमएफ के मुलाजिम है, वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम है, सबके घर यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में। इनसे जान छुड़ाएंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो या सारा इलेक्शन तो चीमा साहब 1-2 दिन में तो नहीं हो जाएगा ना। इलेक्शन तो 6-7 महीने लगेंगे। 6-7 महीने की तो सक्कत ही नहीं आप में। आपके पास तो इस वक्त योर फॉरेन एक्सचेंज, योर फॉरेन डेट्स आप बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। यू आर एज इक्वल, घंटों के फासले पर रह चुके हैं श्रीलंका से आप। इस वक्त आपको अशद जरूरत है टेक्नोक्रेट केयर टेकर, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की। और वो सारी पार्टियों से टेक्नोक्रेट लें जिनके करैक्टर हैं, जिनके माजी साफ हो, और कंडीशन होनी चाहिए कि उनके बच्चे बीवी बच्चे फॉरेन नेशनल ना हो, उनका जीना मरना पाकिस्तान में हो, और उनको आते ही बताया जाए कि तुम्हारा नाम ECL में है, तुम पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जा सकते हो। ये कंडीशनें ऐसी होनी चाहिए अगर पाकिस्तान बचाना है। इन लल्ले तलल्लों का आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन तारड़ साहब, मैं आपकी बात यहीं पे काटूंगा, ये जो केयर टेकर सेटअप होगा
या जो टेक्नोक्रेट हैं, इनकी तो वो फिर सियासतदान कहते हैं इनकी तो अवाम में जड़ ही नहीं है, इनको क्या पता कैसे फैसले करने हैं। तो वो कहते हैं कि जी ये टेक्नोक्रेट को तो समझ ही नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या है, हमें अवाम के मसाइल का पता है, तो हम क्यों टेक्नोक्रेट को यहाँ एक बाबू को मुल्क दे दें। नहीं तो फिर डीजे भट्ट को प्राइम मिनिस्टर बना दें, क्योंकि पीटीआई का फाउंडर तो वो है। मेरा मकसद है, देखे ना, वो डीजे भट्ट की वजह से चल रहा है सारा काम। ये लौंडे लफाड़े बच्चे इकट्ठे होते हैं तो डीजे भट्ट वहां गाने लगाता है, तो इसका मतलब फिर डीजे भट्ट को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। इनको अवाम का क्या पता है? पूछा जाए खान साहब को। खान साहब मजहबी पार्टी बनाकर बैठे हैं। अगले दिन मैं हैरान हो गया हूं, खान साहब ने अपनी स्पीच तकरीर शुरू की है टीवी के ऊपर, और जितनी सूरतें उन्होंने पढ़ी है उससे पहले जो कुछ किया मैंने उसको रिकॉर्ड करके कई दोस्तों को भेजा। मैंने कहा ये सियासी तकरीर है, ये सियासी तकरीर तो आई नहीं, ये तो एक मजहबी तकरीर है। वो खुद बोल बोल के कहता है ये जिहाद है, ये सियासत नहीं है। फिर मैंने इनको नाम दिया था कि TLP2 है ये, या फिर TLP2 को बना दे प्राइम मिनिस्टर। फिर अगर दिस इज व्हाट योर डायरेक्शन इज, आप अगर समझते हैं कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये अवाम चाहती है, तो फिर सबसे पहले अमेरिकन एम्बेसी बंद करें आप, क्योंकि उस बंदे का मैंडेट यही है। वो तो कहता है ना अमेरिका मेरे खिलाफ साजिश की, अमेरिका की एम्बेसी बंद करें फिर, या होने वाली है अगर ये आ गया फौरन तो। लेकिन मैं गारंटी कर देता हूं जिस दिन ये पावर में वापस आएगा, नेक्स्ट दिन वॉशिंगटन डीसी में पाव में तरले ले रहा होगा, ये मैं गारंटी कर देता हूं। ये कहता है अमेरिका की गुलामी के से बेहतर है पाकिस्तान बनते ही ना, नाउज़ुबिल्लाह। इसको पता ही नहीं पाकिस्तान लोगों ने किस तरह बनाया था। और अमेरिका में बार बार चीख चीख के मर के रह गया हूं, अमेरिका भी इस वक्त काबिल ही नहीं रहा किसी को गुलाम बनाने के। वो अपने अमेरिकन सिटीजन्स की जिंदगी यहाँ पे शिकागो, न्यूयॉर्क और दूसरे शहरों में, बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया वगैरह शहरों में मर रहे हैं यहाँ पे। वो उनको बचाने की सलाहियत नहीं रखता। वो इतना ताकतवर होता तो अफगानिस्तान से इस तरह बेआबरू होकर निकलता, वहीं अपनी रजीम चेंज करा लेता। ईरान में रजीम चेंज हुई उससे आज तक। बस मेरा एक ऐसा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और हर बच्चे ने वो बाय कर लिया। लेकिन ये कौम इसकी प्राइस पे करेगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना चीमा साहब, ये जो 2-4 दिनों में जो कुछ होने वाला है, ये पाकिस्तान की नस्लें इसकी कीमतें अदा करेंगी। ये बंदा अपने बच्चों के पास लंदन चला जाएगा, ये नहीं रहेगा यहाँ। इसने आज तक ना जेल देखी है, ना इसने कोड़े खाए हैं, ना इसने जूते खाए हैं, इसने कुछ भी नहीं किया। इसने सिर्फ अवाम को, इसने इस्लाम मजहब कार्ड यूज किया, एंटी अमेरिकन कार्ड यूज किया और गद्दारी का कार्ड यूज किया। ये 3 चीजें निकाल दें, इसकी सियासत ही खत्म। तार साहब, अभी एक डेवलपमेंट ये हुई है कि वो जो PTI वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जो PMLN है वो अब अदारों के खिलाफ मुहाजराई करेगी, और जो PMLN है अब वो एंटी स्टैब्लिशमेंट एंड एंटी जुडिशरी नैरेटिव के साथ पावर में आना चाहती है, क्योंकि उनको पता चला है कि हमें जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट होना वो तो हमारे जो जिसने हमारी सियासत ही खत्म कर दी है, क्योंकि इमरान खान बड़ा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं आगे नवाज शरीफ के लिए और मरियम नवाज के लिए इनका क्या मुस्तकबिल है पंजाब में? क्या अब एंटी स्टैब्लिशमेंट होना इनकी सर्वाइवल है और ये उससे पावर में आएंगे, या कि इमरान खान जो है वो अकेले ही सफर करेगा यहाँ पर? नहीं, मैंने आज आपके सेगमेंट में आने से पहले जावेद लतीफ साहब, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तलाल चोई साहब की। वो कुछ 2 महीने लेट हैं इस काम में। आज उन्होंने कहा है कि हम बाहर निकलेंगे, हम नई नून लीग बनाएंगे। 2 महीने लेट हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल उनकी ठीक है कि उन्होंने, इमरान खान ने नवाज शरीफ का बयानिया चोरी किया है। सबसे पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे गए थे। वो कहते थे कि यहाँ ये पाकिस्तान मेरे साथ ज्यादती हुई। ये ओरिजिनली मैंडेट उनका था, लेकिन खान साहब उसको लेके उड़ गए हैं और मेरा में चढ़ गए। अब नून लीग को 2 महीने बाद पता चला, और वाकई इसको 3-4 लोगों ने इसको मिसकैलकुलेट किया है। इसको अदलिया ब्लैकमेल हो रही है, क्योंकि वो जितने नारे लगाता है उतना अदलिया नीचे लग जाती है। इलेक्शन कमीशन छुप के बैठ जाता है। देखे ना, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला निकालते हैं, वो फौरन कह देता है इलेक्शन कमीशन जो है रिजाइन दे चेयरमैन, वो फॉरेन ब्लैकमेल हो रहे फॉरेन फंड। दूसरा देखें हमारी एस्टेब्लिशमेंट किस तरह कंबल लेके कोने में घुस गई। पहले बोरी में लाशें डाल डाल के दे देते थे। अब नून लीग को पता चल गया है कि गाली दें तो ये काम हो जाता है। आगे होके अदारा दे गड़ पईए तो काम हो जाता है। उनको 2 महीने लेट है वो। आज मैंने उन दोनों की, तलाल चोई साहब की और जावेद लतीफ साहब की, मैंने वो कॉन्फ्रेंस सुनी है, लेकिन मैं यही हंस रहा था
कि यार यू आर 2 महीने लेट है। और तीसरा उनको सबसे बड़ा नुकसान ये है, उनको यही नहीं पता चला कि सोशल मीडिया के बच्चे हायर कर लेते, अगर वो भी जल्दी 25-25 हजार पे जिस तरह इन्होंने हायर किए हैं, तो आज उनकी हालतें गैर इस तरह ना होती। 3 चीजों पे मार खा गए नून लीग वाले। एक तो वो अदारों को गालियां नहीं दे सके टाइमली, वो अदलिया को नहीं गालियां दे सके। उनको अब पता चला 2 महीने बाद, जब इस वक्त वो बिल्कुल चारों कोने चित हो गए हैं, तो वो बेचारे देखे एक बंदा सिंध से आकर रेस्क्यू करके गया, हालत देखकर। तो ये सियासत है, लेकिन ये कि इसको मैं सियासत नहीं कहता, ये सारा एक फ्रॉड है, पैसा है, गोरख धंधा है। बस एक यही है, इसको ना मैं जमहूरियत कहूंगा ना सियासत कहूंगा। लेकिन इस वक्त आपके पास कोई चॉइस नहीं, इलेक्शन होता है तो वाकई अगर बात सही कही जाए, इलेक्शन इसका हल है, लेकिन इलेक्शन तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दिस इज माई कैलकुलेशन, मेरी नजर में। मैं जो आपके फाइनेंशियल हालात देख रहा हूं कि आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इलेक्शन तक। इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा था 7 महीने चाहिए इलेक्शन के लिए, लेकिन आप एक तो इलेक्शन तक नहीं जा सकेंगे, दूसरा आपका डिफाइन हो जाएगा नवंबर में आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट, वो आपकी किस्मतों के फैसले उस पर भी आपके होते हैं, तो अब पता नहीं वो आप उस वक्त तक सर्वाइव करेंगे। तार साहब, ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो सितंबर अक्टूबर में हो, नवंबर में हो जाएं, क्योंकि देखें अक्टूबर नवंबर में आर्मी चीफ ने भी जाना है, टीटीपी से टॉक्स भी हो रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी डिस्टेबलाइज हो गई है, रुपए की वैल्यू भी गिर गई है, बहुत बड़ी चीजें हो गई हैं। अब आप समझते हैं जो जो इलेक्शंस हैं, जो कि सुनने में आ रहा है कि जो सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट करना चाह रही है, गो के एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हम नहीं करना चाह रहे। उन्होंने कामरान खान को ने एक ट्वीट की थी कि डीजीएसपीआर ने कहा कि हम ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना हमें जो है इंगेज किया जाए। आप क्या समझते हैं जो एस्टैब्लिशमेंट का ये जो मौकफ है, जो कि अंसार अब्बासी साहब ने दिया है कि वो सॉफ्ट इंटरवेंशन करना चाह रहे हैं, आप क्या समझते हैं सॉफ्ट इंटरवेंशन को सोल्यूशन कर पाएगी? क्या एस्टैब्लिशमेंट इन सब लोगों को इकट्ठे बिठा सकती है? और जितने इमरान खान साहब बिखरे हुए हैं, क्या ये बैठेंगे इकट्ठे? मेरे ख्याल में उनको करनी चाहिए, क्योंकि आज के जो हालात हैं उन्हीं की वजह से आए हैं। ये वही लोगों, जिस तरह खान साहब ने खुद कहा कि लोग पकड़ पकड़ के ये लाते थे, इनको जिताने वाले भी वही 2018 के इलेक्शन फेक थे, मैं तो उनको मानता नहीं हूँ, सारे वो इन्हीं को लाने वाले हैं। अब उनको चाहिए इंटरवीन करें इसमें, इन सब लोगों को टेबल पे बिठाएं और किसी डायरेक्शन में लेकर आए। अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? देखे ना, अदलिया का फुल बेंच, वो लोग इस वक्त फुल बेंच मांग रहे हैं, वो बेंच देते नहीं, वही 4 जज हैं जो सारा कुछ सुन रहे हैं, सारा कुछ सुबह शाम सियासी बयान भी दे रहे हैं और सियासी फैसले सुन रहे हैं भाग भाग के। मेरे ख्याल में तो वो सियासत का हिस्सा बन चुके हैं वो। तो इस वक्त मेरे ख्याल में ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट है उसको इंटरवीन करना चाहिए, बजाय इसके कि बहुत लेट हो जाए। मेरे ख्याल में उनको फौरन इंटरवीन करना चाहिए इसी अगले 7 दिन के अंदर अंदर, और पूरी हुकूमत की तरफ जाना चाहिए और इलेक्शन की डेट देनी चाहिए, वरना हालात खराब है। और इलेक्शन भी मेरा मकसद है कि पहले तो ये बताएं कि उनको इतना टाइम दिया जाए बुरी हुकूमत को, ताकि फाउंडेशन को थोड़ा ठीक कर सके, मुआशी हालात ठीक कर सके, आपकी इंपोर्ट को रोक सके, और तेल जहां से पैसा आपकी ब्लीडिंग है उसको रोक सके। इस वक्त जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना चाहिए। तो वो कोई टेक्निकल गवर्नमेंट ही है, साथ सपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे मेरे ख्याल। तार साहब, वो इम्पोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आज भी एक इस्लामाबाद के स्टोर में गया था, वो कुत्ते और बिल्लियों की जो खुराक है जो बाहर से इम्पोर्ट होती है वो आज भी आ रही है। वो तो अवाम का मजाज नहीं लग रहा, कि अवाम को शायद पता नहीं है या अलीट को पता नहीं है कि हम जो है वो इतने जो डिफॉल्ट के करीब आ गए हुए हैं। नहीं चीमा साहब, इस्लामाबाद में नहीं पता चलेगा आपको। इस्लामाबाद में तो लोगों ने घरों में इतने डॉलर पाउंड स्टोर कर रखे हैं, आप सोच नहीं सकते करप्शन के। आप इस्लामाबाद में तो इतना पैसा है कि आपको बैंकरप्सी के बाद भी, अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान बैंकरप्ट हो, वहां पे असर नहीं होगा लोगों को, क्योंकि सारा फ्रॉड का पैसा जितना है, डीलों का, किक बैक्स, वो सारे इस्लामाबाद के घरों में पड़ा है। तो वहां आपको क्यों पता चलेगा? हाँ, आपने देखा तो देखना है तो सिंध के इंटीरियर जाए, आप रूरल सिंध में जाए और रूरल बलोचिस्तान में जाकर देखें। पंजाब के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब, आधा पंजाब तो बाहर बेचारा मजदूरी कर करके पैसों को, लोग बच्चों को पाल रहे हैं, जिनके ऊपर आप रेमिटेंस कहते हैं। आप देख लें, हर गांव का 400-400 बंदा बाहर। आपने गुर्बत देखनी है तो सिंध इंटीरियर जाए या बलोचिस्तान देखें, गुर्बत वहां नजर आएगी। सूबा सरहद के अंदर भी नजर नहीं आएगी। वहां पे आपको यूएसएड के इतने प्रोजेक्ट चले हैं, मुहाजिरीन के कैंप इतने चले हैं, इतनी करप्शन का पैसा वहां और स्मगलिंग का पैसा है, वहां भी गुर्बत नजर नहीं आएगी। इस्लामाबाद किस तरह नजर आएगी आप? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, ये शहर गुर्बत चेक करने के लिए नहीं है। गुर्बत चेक करनी है तो गुर्बत तो खैर देखी जा सकती है, थोड़ी सी आप रवात से बात जीटी रोड पे निकले तो आप इस तरह लगता है कि यहाँ अभी बम मारेंगे किसी ने। गुर्बत तो नजर आती है। आपने गुर्बत देखनी तो पीर बदाई अड्डे पे चले जाए आप, पिंडी में, वहां देखें जाके गुर्बत।
आप सुपरमार्केट जिना सुपर तो नजर नहीं आएगी आपको। गुर्बत देखनी है तो थोड़ा सा आप ये करप्ट इलाकों से बाहर निकले। यहाँ जहां फिरते हैं ये तो करप्ट लोगों की हमाजगाह है। यहाँ तो सारे, आप आज कह दें जी इस्लामाबाद में डॉलर में चलेंगे सारा कुछ, रुपए की करेंसी बंद कर देंगे, आप यकीन करें डॉलर पाउंड में सारी ट्रांजेक्शन होगी। आपको 2-2 रोटियां 4-4 डॉलर की मिले हो जाए फिर भी लेंगे आप, और किसी के माथे में बल भी नहीं होगा। ऐसी यानी हो बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है तार साहब इस वक्त ये, क्योंकि एलीट को परेशानी कोई नहीं है जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं, और अवाम जो है उसके लिए दो वक्त की एलीट तो, चीमा साहब एलीट तो कहती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो तो अजय डीजे बट दे गाने लाते ने ते नचदे ना आके मुंडे कुड़ियां मुंडे नचदे, जिसको हमारे मौलाना साहब ने कहा था तितलियां उड़ रही। वो तो डीजे बट, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए। और अताउल्लाह खान न्याजी साहब जो हर तीसरे महीने एक नया गाना निकाल देते हैं। ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है चीमा साहब, देखें ये खुश होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये अमीर लोगों के बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो वो ट्वीट पे चढ़ जाते हैं या नशा करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान एक एग्रेरियन मुल्क होने के बावजूद इंडिया बंगला से, इंडोनेशिया से और मलेशिया से एडिबल ऑयल मंगवा रहा है। क्या हमारी बदकिस्मती है? एडिबल ऑयल छोड़े की चीमा साहब, आप गंदम मंगा रहे हैं, गंदम गंदम मंगा रहे हैं। चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तार साहब बदकिस्मती है, मुझे किसी ने बताया कि अगर हम इंडिया से वो गंदम इंपोर्ट करें तो वो बहुत सस्ती पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर हम दुनिया से कहीं से मंगवाएं, क्योंकि जो इंडिया से हमने गंदम मंगवानी है वो तो इंडियन पंजाब से एंटर हो जानी है पाकिस्तान, और कॉस्ट भी नहीं पड़नी उसके ऊपर। लेकिन हम जो है वो अगर आप भारत से ट्रेड शुरू करें तो शायद इलेक्शन हार जाए। ये काम उसकी प्राइस कौन देगा? उसकी आपका अगर भारत से ट्रेड शुरू कर दें उससे डिफेंस का बजट कम हो जाए, उसका जवाब कौन देगा? तो ये सारी चीजें मैंने हमेशा ये कहता हूँ, ये सारा, वो कहते हैं नाच मेरी बुलबुल तुम्हें डॉलर मिलेगा, गेम डॉलर की सारी। उस पे बुलबुलें नाच रही हैं, उस पे हमारा 25 करोड़ लोग नाच रहे हैं उस पे। हाँ सही है सर, बिल्कुल। और यूएई जो है वो इंडिया में जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कश्मीर तक एग्रीकल्चर कर रहा है, वो सारा कुछ करेगा जो करना है, क्योंकि दे आर, उन लोगों में नेशनलिज्म है। मैं बता रहा हूँ कि नेशनलिज्म है लोगों में। आपको आपके सारे फॉरेन, आपके फॉरेन लोग आपकी गवर्नमेंट चला रहे हैं। मैंने तो आपको बताया कि इनसे माफी मांगे और इनको कहें यार वन वे टिकट लेके जाओ, याशी मौज मेला करो, हमें को पाकिस्तान के पाकिस्तानी ढूंढ के दो। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच शाहिद तार साहब फॉर योर टाइम एंड फॉर योर विल। ये जो आप दर्द भरी बात सुनाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन यही देखिए इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरी पार्टी कोई नहीं है, मेरी पार्टी सिर्फ पाकिस्तान है। और दुख होता है जब मैं देखता हूं कि आपके 18-18 ग्रेड के लोग, 19-19 के लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लाख-लाख डॉलर उनकी ट्यूशन फीस है, जो मैं देखता हूं उनको। और जब यहाँ आते हैं तो किस लूट मार पे वो शॉपिंग करते हैं। और जिस तरह मैं देखता हूं कि कनाडा में टोरंटो जाता हूं, आपके हर करप्ट लीडर का, हर करप्ट अफसर का बच्चा वहां सिटीजन है और बड़े बड़े घर लेकर बैठे हैं टोरंटो में। दुख होता है उसमें से, मुझे पाकिस्तान के खून की स्मेल आती है। अल्लाह ताला माफी। जी बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच।